जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जीजीएन रैंकर्स एकेडमी में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वर्धमान और ह्रासमान फलनों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भौतिक राशियों में परिवर्तन कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ा था। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्रासमान फलन और वर्धमान फलन। तो पहले समझते हैं कि ह्रासमान कौन से होते हैं और वर्धमान फलन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो हमारा टॉपिक है वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सा फलन वर्धमान है और कैसे पहचानेंगे कौन सा फलन ह्रासमान है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर कुछ ग्राफ दे भी रखे हैं हमें कि क्या पढ़ेंगे हम इस अनुच्छेद में, अवकलन का अनुप्रयोग करके, मतलब अवकलन का हम प्रयोग करके कोई भी फलन वर्धमान है या ह्रासमान है ये पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ फलन हमें दे रखे हैं। यहाँ पे ऐसे एक ये ग्राफ दे रखा है हमें। ये जो ग्राफ दे रखा है ये किसका ग्राफ है? वर्धमान फलन का। ठीक है, दूसरा ग्राफ दे रखा है, ये दे रखा है हमें निरंतर वर्धमान का। तो पहले हम समझ लेते हैं कि वर्धमान फलन कौन से होते हैं और ह्रासमान फलन कौन से होते हैं। जैसे आपने देख रखा हुआ कि साइन का ग्राफ पढ़ रखा तो होगा आपने। ठीक है, ये है हमारा एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। और ये है हमारा वाई अक्ष। जो एक्स अक्ष है ये प्रदर्शित करेगा थीटा को, कोण को, और जो वाई अक्ष है ये प्रदर्शित करेगा मान को। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं यहां पर साइन का ग्राफ। देखिए तो जो साइन का ग्राफ है कुछ इसी तरह से होता है। साइन की जो वैल्यू होती है, साइन ग्राफ ये है साइन का। मान लीजिए y बराबर साइन एक्स। ठीक है, तो जो y है या जो साइन है, साइन का अधिकतम मान, मैक्सिमम मान कितना होता है? +1, और मिनिमम -1। ठीक है, मतलब ये जो ग्राफ है ज्यादा ऊंचाई कहां तक, कितनी ऊंचाई तक पहुंचाएंगे इसे? +1 तक। मतलब यहाँ पे जो इसकी जो ग्राफ की जो ऊंचाई है ये है +1। ठीक है, और इसकी जो न्यूनतम ऊंचाई है वो है हमारी -1। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहां से ग्राफ ये स्टार्ट हुआ है और ये ग्राफ यहां से बढ़ता हुआ जा रहा है यहां तक। यहाँ पे जो ग्राफ है वो कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पर ग्राफ अगर देखेंगे तो ग्राफ का मान क्या हो रहा है? यहाँ पे बढ़ रहा है। ग्राफ की ऊंचाई कैसी हो रही है? बढ़ती जा रही है। अगर ग्राफ बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो फलन है, मतलब यहाँ जीरो, यहाँ से बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो हम बोलेंगे कि यहाँ तक ग्राफ बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो कैसा है? ये वर्धमान है। अगर यहीं से हम आगे अगर बात करें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, गिरता 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 यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर यहाँ तक हम देखेंगे तो ग्राफ क्या हो रहा है? कम हो रहा है, गिर रहा है। अगर ग्राफ गिर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो फलन है इन अंतरालों पर क्या है? ह्रासमान है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? ह्रासमान। अगर नीचे देखें इसी तरह से आगे ग्राफ चलता जाएगा यहाँ पर। तो ये जो ग्राफ है ये वर्धमान भी है और ह्रासमान भी है। तो वर्धमान और ह्रासमान कैसे पता करेंगे? अगर ग्राफ की ऊंचाई अगर बढ़ती चली जाए, ग्राफ की ऊंचाई अगर बढ़ती चली जाए तो हम बोलेंगे कि फलन कैसा है? वर्धमान है। या कुछ अंतराल में अगर बढ़ रहा है तो उन अंतराल में बोलेंगे कि फलन कैसा है? वर्धमान है। अगर ग्राफ की ऊंचाई क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, ग्राफ की ऊंचाई क्या हो रही है? कम, तो हम समझ लेंगे कि जो फलन है उन अंतरालों में क्या है? ह्रासमान है। ठीक है, तो पता कर लेंगे वर्धमान मतलब नाम से पता चला, वर्धमान बढ़ता हुआ ग्राफ वर्धमान और कम होता हुआ ग्राफ ह्रासमान। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें एक और, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि y बराबर मान लीजिए x² लिखा हुआ है। ठीक है, y बराबर क्या लिखा हुआ है? x²। अब y बराबर x² का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे। देखिए
एक्स अक्ष और ये हमारा वाई अक्ष। अब y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने देख रखा होगा, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अगर हम देखें कि ग्राफ यहां से हमने स्टार्ट किया और ग्राफ की ऊंचाई क्या हो रही है, कम हो रही है, ऊंचाई क्या हो रही है, कम। तो अगर ऊंचाई कम हो रही है तो मैंने बताया अगर ऊंचाई कम तो फलन ह्रासमान। तो यहां से अगर हम बात करें इन अंतरालों में यहां तक, तो ग्राफ की ऊंचाई कम हो रही है और कम हो रही है, तो यहां से यहां तक जो ग्राफ है या इन दोनों अंतरालों के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा है, ग्राफ कैसा है, ये ह्रासमान है। अगर यहीं से अगर हम आगे की अगर बात करें यहाँ पर, तो ग्राफ की ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर ग्राफ की ऊंचाई अगर बढ़ रही है और मैं बताया अगर ऊंचाई बढ़ रही है तो फलन कैसा होगा, वर्धमान। तो यहां से अगर बात करें इन अंतरालों में तो फलन कैसा है, ये वर्धमान। लेकिन अगर दोनों तरह की अगर हम बात करें तो फलन ह्रासमान भी और वर्धमान भी, लेकिन अलग अलग अंतरालों पर। कुछ अंतरालों पर ये वर्धमान भी और कुछ अंतरालों पर ये वर्धमान और वर्धमान भी है, ठीक है। अगर आगे हम देखें जो ग्राफ दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए जो ग्राफ है, देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है उसकी ऊंचाई क्या रही है, बढ़ रही है ना यहाँ पे। अगर बढ़ रही है तो क्या है, ये वर्धमान है। अगर यहाँ पे देखिए कांस्टेंट भी है, अगर कुछ देखें लेकिन हल्का कांस्टेंट है, आगे बढ़ता भी आ रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है ये, ठीक है। तो ग्राफ क्या है, बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट फिर बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन है बढ़, तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ग्राफ बढ़ तो रहा है, तो हम बोलेंगे इसे वर्धमान फलन है, ठीक है। वर्धमान फलन है मतलब बढ़ रहा है ऊंचाई। अगर यहाँ पे देखेंगे हम निरंतर वर्धमान में, निरंतर वर्धमान में कंटिन्यूअस बढ़ता ही चला जाएगा। अगर यहाँ से देखें हम तो देखो यहाँ से तो ऊंचाई क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। अगर ऊंचाई बढ़ रही है तो कैसा ग्राफ है, ये वर्धमान तो है लेकिन कैसा है, निरंतर वर्धमान। इन दोनों में किसका अंतर है, अंतर है थोड़ा। इसमें क्या है, फलन वर्धमान है, वर्धमान बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर निरंतर वर्धमान में बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। अगर आगे देखें दूसरे वाले में, ये तो वर्धमान के हो गए। अगर यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो देखेंगे ऊंचाई जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, फिर कांस्टेंट हुई है, फिर कम हो रही है। मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे तो ऊंचाई क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर ऊंचाई कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, फलन कैसा है, ये ह्रासमान है, ठीक है। निरंतर ह्रासमान में क्या होगा, ग्राफ गिरता ही चला जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें ग्राफ की ऊंचाई कंटिन्यूअस गिरती चली जाएगी यहाँ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ दिया है ये ह्रासमान का ग्राफ है और ये निरंतर ह्रासमान का ग्राफ है, ठीक है। अब बात आती है कि जो अवकलन का प्रयोग करके हम कैसे पता करेंगे, कि अगर हम अवकलन का प्रयोग करें, अभी तो हमें ग्राफ दे रखे हैं तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ऊंचाई कम हो रही है, ऊंचाई बढ़ रही है। अब हमें क्या करेगा, प्रश्न में ग्राफ बना के नहीं देगा, हमें कुछ इक्वेशन देगा, उनको हल करके हमें अवकलन की सहायता से पता करना है क्या फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं तुम्हें कि कैसे पहचानेंगे फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो देखिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप इस चीज से परिचित होंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान है वो जीरो से क्या है, बड़ा है, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स का अगर मान अगर जीरो से क्या है, बड़ा है, जीरो से बड़ा मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स धनात्मक है। कैसे, धनात्मक, ठीक है। यदि डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान जीरो से क्या है, छोटा है। अगर जीरो से छोटा है, जीरो से छोटे का मतलब क्या है, ऋणात्मक। कैसा है ये, ऋणात्मक। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स अगर कैसे आ रहे हैं, ऋणात्मक, ठीक है। या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या है, जीरो। इन तीनों बिंदुओं को आप याद कर लें। आप इन तीनों बिंदुओं की सहायता से ही पूरी जो एक्सरसाइज है हमारी 6.2 उसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर
डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे धनात्मक, तो हम बोलेंगे कि फलन कैसा है, वर्धमान है। कैसा है ये, वर्धमान। ठीक है। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कैसा है, धनात्मक, तो हम बोलेंगे फलन कैसा है, ये वर्धमान है। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कैसा है, ऋणात्मक है, मतलब जीरो से कैसा है, छोटा है, तो हम बोलेंगे क्या फलन कैसा है, ये ह्रासमान। ठीक है। यदि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना है, जीरो, तो हम बोलेंगे ना तो फलन वर्धमान है और ना तो फलन ह्रासमान है। ना तो फलन वर्धमान है, ना तो ह्रासमान है। ठीक है। अगर अवकलन अगर हम करें एक बार, डी अपॉन डी एक्स का मान कैसा, धनात्मक, तो समझ लीजिए फलन कैसा है, वर्धमान है, बिना ग्राफ बनाए। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान है वो कैसा है, ऋणात्मक, तो समझ लीजिए ग्राफ कैसा है, ह्रासमान है, गिरता हुआ है। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या है, जीरो, अगर जीरो है तो हम बोलेंगे ना तो फलन वर्धमान है, ना तो फलन ह्रासमान। अब बात आती है कि सवालों को हम कैसे करेंगे। तो सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम अपनी जो एक्सरसाइज 6.2 उसमें पहला सवाल हम यहाँ पे देख लेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि सिद्ध कीजिए, आपको इस प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर क्या है, वर्धमान है। मतलब निरंतर वर्धमान के ग्राफ जो होगा उसकी ऊंचाई क्या होती जा रही होगी, बढ़ती हुई जा रही है। तुम्हें सिद्ध करके बताना है किन बिंदुओं पर, आर पर। आर क्या है यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले हम अपने प्रश्न को लिख लेंगे यहाँ पे। अगर प्रश्न दिया है क्या, हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें दे रखा है प्रश्न में एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17। ठीक है। आप एफ एक्स को यहां से हटा लें, अगर हटाना है तो एफ एक्स वर्ग को हटा के यहाँ पे क्या यूज कर लें हम, वाई। ठीक है। या एफ एक्स लिखना है तो एफ एक्स लिख लो, या एफ एक्स को हटा के क्या यूज कर लो उसकी जगह पे, वाई। तो y बराबर ये बन जाएगा तुम्हारे पास 3x प्लस 17। अब वो कह रहा है कि r पर, अब r क्या है यहाँ पर, एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब बात आती है वास्तविक संख्या कौन सी होती है। तो वास्तविक संख्या वे संख्याएं जो होती हैं जो परमेय और अपरमेय से बनती हैं। परमेय और अपरमेय। परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है हमारी। ठीक है। तो आर में वे सब नंबर हैं जो परमेय होती है और अपरमेय सारे नंबर इस आर में हैं। ठीक है। तो अगर आर की जगह पे आप कोई सा मान लगा के देखें, ये फलन कैसा होगा, निरंतर वर्धमान होगा। अब निरंतर वर्धमान है ये हमें पता करना है अवकलन की सहायता से। ठीक है। तो अवकलन की सहायता से हम कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। क्यों, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने तो बता ही रखे। तो यहाँ पे हम लिख भी लेंगे कि ठीक है, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। जब अवकलन करेंगे तो आपको पता होगा कि जो y का अवकलन है वो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका अवकलन कर लेंगे d अपॉन डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएंगे 17। ठीक है। अब इसका अवकलन कर लेंगे। तो जब अवकलन करेंगे आप तो जो कांस्टेंट वैल्यू होंगे उन्हें क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, कांस्टेंट वैल्यू बाहर। अब बचा कितना यहाँ पे x। तो आपको पता होगा कि जो x का अवकलन अगर हम x के सापेक्ष करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। और कांस्टेंट का कितना, 0। तो यहाँ पे जो आने वाली है वैल्यू वो कितनी आने वाली है, 3। मतलब यहाँ पे डी वाई अपॉन
dx जो है वो कितने आने वाले हैं 3। ठीक है, अगर dy अपॉन dx का मान dy अपॉन dx का मान कितना है 3, अगर 3 है तो मतलब धनात्मक है, dy अपॉन dx का मान कितना है 3 मतलब +3, अगर +3 है तो मतलब धनात्मक है। और मैंने तो बता रखा है अगर dy अपॉन dx का मान अगर धनात्मक है तो हम बोलेंगे फलन कैसा है, वर्धमान फलन है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन R पर दिया गया फलन R पर एक वर्धमान फलन है, क्योंकि dy अपॉन dx का जो मान है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो आप इस तरह से किसी भी फलन को पता कर सकते हैं कि वो फलन वर्धमान है या ह्रासमान है अवकलन की सहायता। ये पहला प्रश्न। अब लेकिन दूसरा वाला प्रश्न जो दूसरा हमें दे रखा है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए R पर, R वही वास्तविक संख्या है, f(x) बराबर e⁴ से प्रदत्त फलन निरंतर क्या है, वर्धमान है। ठीक है, तो अब आप करते रहेंगे उसी तरह जो बताया तरीका उसी की तरह। सबसे पहले क्या करेंगे, जब इसे हल करेंगे तो f(x) बराबर e⁴ मैंने बताया कि जो f(x) है उससे अगर दिक्कत हो रही हो तो f(x) को क्या लिख लेंगे हम y, तो y बराबर e⁴ कर देंगे। ठीक है, अब इसका x के सापेक्ष क्या कर देंगे हम, अवकलन। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं x के सापेक्ष x सापेक्ष अवकलन, तो y का अवकलन कितना हो जाएगा यहाँ पर dy बट्टे में dx। ठीक है, d अपॉन dx और e⁴x। अब आपको पता होगा कि e⁴x का अवकलन e⁴x ही रहता है, तो यहाँ पर रहने वाला है e⁴x। लेकिन जो वैल्यू मैंने बता रखी है कि जो वैल्यू x यहाँ पे लिखी है तो यहाँ पे अगर कुछ और ऐड करके लिख दिया है, जैसे x की जगह 2x कर दिया है, 3x कर दिया है, x² कर दिया है, तो उसका हम दोबारा कर देंगे। तो यहाँ पे हमें 2x का अवकलन दोबारा करना पड़ेगा, तो 2x का जब अवकलन दोबारा करेंगे तो e⁴2x और यहाँ पे अगर देंगे 2x, अभी ना कांस्टेंट वैल्यू बाहर, अब बचे कितने यहाँ पे x, और x का अवकलन जब x के सापेक्ष करेंगे तो वो हो जाएगा 1। अच्छा 1 हो जाएगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2e⁴2x। अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो अवकलन जो हमने किया है यहाँ पर, तब dy बट्टे में dx यहाँ पे निकल के आएंगे 2e⁴2x। अब आपको ये पता ही नहीं चल रहा होगा कि dy अपॉन dx प्लस के हैं या काय के हैं, माइनस के हैं। तो आपको क्या करना होगा, एक बिंदु याद करना पड़ेगा कि जो e⁴x होती है, e⁴x होती है, ये कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, हमेशा किस में रहेगी, प्लस में। चाहे आप x की जगह पे कोई सा मान लगाएं, और x का कोई सा मान मतलब x बिलोंग्स टू r है, मतलब x की जो मान है वो किस में से निकल के आएंगे, r में से। तो r में बता रखा है वास्तविक संख्या है, और वास्तविक मतलब परमेय और अपरमेय संख्याओं का संग्रह। आप x की जब माइनस लगा के देख लें, जब प्लस लगा के देख लें, हमेशा e⁴x काय में रहने वाली है, प्लस में। अगर प्लस में रहने वाली है तो dy अपॉन dx कैसे रहेंगे, ये धनात्मक। अगर इस तरह से न मालूम पड़े, देखो y बराबर x² लिखा हुआ है, अब x बिलोंग्स टू r है, तो ये बताइए y कभी भी माइनस में हो सकती है। अगर y बराबर x² लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है, तो y बराबर y का जो मान है कभी भी माइनस में हो सकता है, तो माइनस में कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर।
क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो हमेशा काय का रहने वाला, जो स्क्वायर है वो माइनस को हमेशा काय में कर देगा, प्लस में कर देगा। अगर प्लस में कर देगा तो y का मान कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है। इसी तरह से यहाँ पे e की पावर 2x है, मतलब e की पावर x कभी माइनस में नहीं हो सकती। अब e की पावर माइनस में नहीं हो सकती, हटा दे रहा हूँ। धनात्मक है, और अगर धनात्मक है तो फलन कैसा है, ये वर्धमान। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देंगे। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन एक, अतः दिया गया फलन एक निरंतर वर्धमान। क्यों? क्योंकि dy बट्टे dx का जो मान है वो 0 से बड़ा है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, अगला जो प्रश्न रहने वाला वो बहुत अच्छा प्रश्न रहने वाला है। अगर कुछ भी उसमें डाउट होगा तो उसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में बहुत आता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ये हमें दे रखा है। ठीक है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन, प्रदत्त का मतलब दिया गया फलन, सबसे पहले बताना है ए 0 से पाई अपॉन 2 बट्टे में यहाँ लिखा हो पाई अपॉन 2 में निरंतर क्या है, वर्धमान है। और आगे बताना है दूसरे नंबर पर पाई अपॉन 2 से लेकर पाई तक क्या है, निरंतर ह्रासमान है। और 0 से पाई में, 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो मैंने तुम्हें बता रखा है अगर फलन वर्धमान है तो dy अपॉन dx का मान आना चाहिए धनात्मक। अगर फलन निरंतर ह्रासमान है तो dy अपॉन dx आना चाहिए माइनस में। और अगर ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान, dy अपॉन dx 0। देखिए, और बहुत अच्छे से इसमें जो भी डाउट होगा वो तुम्हारा क्लियर भी हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे हम यहाँ पे कि एफ एक्स बराबर हमें दिया है यहाँ पे साइन एक्स। एफ एक्स बराबर कितना दिया हमें, साइन एक्स। ठीक है, अगर एफ एक्स को अगर आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। ठीक है, हटा दे रहे हैं यहाँ से। एफ एक्स बराबर कितना कर दे रहे हैं, वाई। तो यहाँ हो जाएगा वाई बराबर साइन एक्स, वाई बराबर साइन एक्स। एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे हम, एक्स के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन। एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन करो। जब आप अवकलन करेंगे तो y का अवकलन कितना हो जाएगा, dy बट्टे में कितना कर देंगे यहाँ पे dx, और यहाँ पर d अपॉन dx, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा साइन x। अब सबको पता होगा कि जो dy अपॉन dx यहाँ से निकल के आने वाले हैं साइन x, वो कितने के, साइन x का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x। ये निकल के आएगा dy अपॉन dx बराबर cos x। अब dy अपॉन dx प्लस के हैं, माइनस के हैं या जीरो हैं, ये तो तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा। यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे, ये कैसे मालूम पड़ेगा, जब तक हमें x नहीं मालूम पड़ेगा कि x कितना है। और उसने वो रखा है कि नंबर 1 पर जो x का मान रहने वाला है a, वो 0 से लेकर पाई अपॉन 2 तक रहने वाला है, पाई अपॉन 2 तक रहने वाला है। पाई अपॉन 2 मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है, 0 से 90 तक। cos x को चेक करेंगे हम, किसे चेक करेंगे हम, cos x को, कि 0 से 90 तक प्लस में रहने वाले हैं, माइनस में रहने वाले हैं, या फिर धनात्मक रहने वाले हैं। तो देखो 0 से 90, अगर तुमने टेबल जब याद की होगी हाई स्कूल में, या अगर हॉस्टल में तुमने टेबल याद की होगी तो तुमने याद किया होगा कि साइन 0 का मान 1, साइन 30 का मान √3/2, बहुत सॉरी cos 45 का मान 1/√2, और cos 60 का 1/2, और cos 90 का मान कितना, 0। मतलब 0 से लेके 90 तक आपने जब टेबल याद करी तो कहीं भी आपने माइनस चिन्ह का यूज नहीं किया होगा। माइनस चिन्ह का कभी प्रयोग किया हमने नहीं किया।
आपने 0 से लेके 90 तक सिर्फ धनात्मक प्लस का चिन्ह यूज करा किया होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे ना मालूम पड़े तो देखिए पहले ग्राफ देख लीजिए इसका, ठीक है। देखिए ग्राफ मैं यहां बना रहा हूं, साइन कॉस का ग्राफ। ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है? ये कॉस का ग्राफ। अगर ये जो बिंदु है ये है 0 डिग्री का, ये बिंदु है 90 डिग्री का। अब 0 और 90 को यूज नहीं करना है, ठीक है, इनके बीच का यूज करना है। यहाँ पे ये अंतराल हमें दे रखे हैं, ओपन और क्लोज। अगर हम यहाँ से 0 से 90 तक देखेंगे, अब 0 से 90 तक अगर हम देखेंगे, 0 से 90 तक, तो मान क्या होगा? 0 से 90 तक का जो मान है, 0 से 90 तक, 0 से 90 तक की अगर हम बात करेंगे तो 0 से लेकर 90 तक कॉस हमेशा किस में रहते हैं? प्लस में रहते हैं, ठीक है, इसमें रहते हैं प्लस में। डी वाई बट्टे में कितना कर देंगे यहाँ पर? डी एक्स। हमेशा डी वाई अपॉन डी एक्स जो है यहाँ पर वो 0 से हमेशा कैसे रहने वाले? बड़े रहने वाले। मतलब 0 से पाई अपॉन 2, मतलब 0 से 90 तक, 0 से 90 तक कॉस हमेशा काय में रहते हैं? प्लस में रहते हैं, ठीक है। अगर प्लस में है तो हम बोलेंगे कि जो ये फलन है 0 से पाई अपॉन 2 तक कैसा है? वर्धमान फलन है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देंगे, अतः 0 से पाई अपॉन 2 पर फलन वर्धमान है, ठीक है। कैसा है? वर्धमान है। क्योंकि क्योंकि डी वाई बट्टे डी एक्स 0 से क्या है? बड़े हैं, मतलब प्लस के, ठीक है। अब देखें दूसरा वाला जो प्रश्न हमें दे रखा है, दूसरा प्रश्न कौन सा दे रखा है? इसीलिए दूसरा देखेंगे। देखिए तो यहां पर कर देंगे हम cos x। अब वो कह रहा है दूसरे नंबर पर, बी नंबर पे जब हम चेक करेंगे, बी पे हम नंबर पर उसने पूछ रखा है कि पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 मतलब कितनी डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक फलन कैसा है? निरंतर ह्रासमान है। तो देखिए अगर निरंतर ह्रासमान है तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ये किसके आने चाहिए? माइनस के, ठीक है। अगर आपको मैंने भी बताया था कि जो कॉस है वो 0 से लेकर 90 तक, 0 से 90 तक कायम रहते हैं प्लस में, और 90 से 180 तक कायम चलते हैं वो माइनस में चलते हैं, ठीक है। वही वैल्यू रिपीट होती है किसमें? माइनस में। अगर हम बात करें 90 से 180 तक, तो अगर 90 से 180 तक रहने वाले हैं तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से निकल के आएंगे वो कैसे निकल के आएंगे? 0 से छोटे निकल के आएंगे, मतलब माइनस में आ रहे हैं। अगर माइनस में डी वाई अपॉन डी एक्स है तो दिया गया फलन पाई अपॉन 2 से लेकर पाई पर क्या है? निरंतर वर्धमान रहने वाला है, ठीक है। लिख भी देते हैं यहाँ पर, अतः दिया गया फलन एक ह्रासमान फलन है,
क्योंकि पाई अपॉन 2 से पाई तक पाई पर कॉस ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक है तो dy अपॉन डी एक्स जीरो से छोटे रहेंगे, और अगर जीरो से छोटे तो दिया गया फलन एक वर्धमान वो ह्रासमान फलन रहेगा। ठीक है, अब वो कहे जीरो से पाई में, जीरो से पाई में पूछ रहा है। अगर जीरो से पाई की अगर हम बात करें, देखिए सी नंबर पर अगर देखें, तीसरे नंबर पर अगर हम चेक करेंगे तो सी नंबर वो रखा है उसने जीरो से लेके पाई तक, जीरो से पाई तक। अब जीरो से पाई तक बताना है क्या फलन, जीरो से पाई में सिद्ध करना है, ना तो ये वर्धमान है ना तो ये ह्रासमान है। अगर ना तो वर्धमान है ह्रासमान तो जीरो से पाई तक वैल्यू टोटल जीरो रहनी चाहिए। अभी मैंने बताया कि जीरो से लेके वो जीरो से लेके 90 तक, जीरो से 90 तक प्लस में और 90 से 180 तक माइनस में। तो अगर हम ओवरऑल बात करें जीरो से लेकर 180 तक तो टोटल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, लिख दे रहे हैं आप। दिया गया फलन ना तो लिखना जरूर पड़ेगा तुम्हें, अतः दिया गया फलन ना तो वर्धमान है ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है, क्योंकि क्योंकि जीरो से पाई तक डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो रहने वाले हैं। ठीक है, आगे देख लिए। अब दो तीन तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो अंतराल दे रखेंगे तुम्हें, अंतराल दे देगा और पूछेगा, ये सभी हमें अंतराल दे रखे थे और पूछ रखा था बताओ इनमें वर्धमान है या ह्रासमान। अब हमें वर्धमान और ह्रासमान वाले बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो बिंदु कैसे निकालेंगे हम, किन बिंदुओं पर ये वर्धमान और किन बिंदुओं पर ये ह्रासमान है, ये कैसे पता करेंगे? तो इसे पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमने पढ़ रखा है उसी का हम प्रयोग करेंगे कि एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x, x के सापेक्ष क्या कर लेंगे? अवकलन। जब x सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसे हटा दे रहा हूं मैं, एफ एक्स रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे? y से। तो y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, जब अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा अवकलन dy बट्टे में dx हो जाएगा, y का अवकलन dy अपॉन dx। जब इसका अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर और x स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 3x, x का अवकलन 1, तो कितने बचेंगे यहाँ पे? 3। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4x और माइनस 3। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा हमें? x का मान। अब x का मान कैसे निकालेंगे? तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? उस पॉइंट को पता करेंगे जिस पर ना तो फलन वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। अगर ना तो फलन वर्धमान है ना तो ह्रासमान है तो dy अपॉन dx कितने रहेंगे? 0। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, माना dy अपॉन dx कितना कर देंगे यहाँ पे? 0।
अब जीरो इसलिए कर रहे हैं कि वो पॉइंट पता करना चाह रहे हैं जिस पर ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। तो ये जो मान होगा 4x माइनस 3 बराबर 0। तो 4x बराबर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3। तो अगर यहाँ पे x का अगर मान निकालेंगे हम तो x का मान आएगा निकल के 3/4। ठीक है। अब 3/4 ये वो पॉइंट है जहां पर फलन ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है, लेकिन हमें निकालने हैं अंतराल, वो अंतराल जिन पर फलन वर्धमान है और जिन पर फलन ह्रासमान। तो अंतराल निकालने क्या करेंगे, एक संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे हम, संख्या रेखा का। 0 1 2 3 4 5 और 6। इधर माइनस है, -1 -2 -3 -4 और -5। अब 3/4 कहाँ होंगे। अब 3/4 आपको ना मालूम पड़े कहाँ पर है तो इसका भाग लगा लें। जब इसका भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो 0.30 7 चौक 28 मतलब 0.7 1 और 0 के बीच में यहाँ पे कहीं होंगे। मान लीजिए यहाँ लिख लीजिए कितना है 3/4। अब 3/4 के लेफ्ट में चेक करना है और 3/4 के राइट में चेक कर लेंगे उसको। ठीक है, 3/4 के लेफ्ट में चेक कर लेंगे और 3/4 के राइट में चेक कर लेंगे किधर वर्धमान है और किस बिंदु पर ये ह्रास। 3/4 वो पॉइंट है जहां पर ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है, मतलब वर्धमान और ह्रासमान जो बिंदु होंगे उसके लेफ्ट राइट में होंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे इसके लिए, इससे आगे का हम कोई मान लगा के देख लें। ऐसे मान लो हम एक्स की जगह कितने लगा के चेक करें, हम 3 लगा के देखें और 3 हमें एक्स की जगह यहाँ पर लगाएंगे हम 3। ठीक है, एक्स की जगह कितना लगा के देंगे 3। जब 3 लगाएंगे तो 3 चौक 12 और 12 में से जब 3 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे 9 और 9 वो भी काय के बचेंगे प्लस के। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर हम 4 लगा के देखें 4 लगा के देखें तो जब 4 लगा के देखें यहाँ पे तो 4 चौक 16, 16 में तो कितने कम कर देंगे 3 तो बचेंगे 13 मतलब प्लस के। अगर हम देखें कि इधर हमें इधर जो है dy/dx काय के रहने वाले हैं प्लस के रहने वाले हैं 3/4 के राइट में। ठीक है, अब लेफ्ट में चेक कर लेंगे हम। उधर तो हमें पता चल गया कि 3/4 के राइट में तो क्या है वर्धमान है क्योंकि प्लस में। अब मान लीजिए आपने -3 लगा के देखे, जब -3 लगाएंगे यहाँ पे एक्स की जगह पे तो माइनस के बारे में 3 ऐड कर देंगे तो -15। तो इधर जो मान है वो काय में आने ऋणात्मक है। ठीक है, इधर मान काय के आने वाले ऋणात्मक मतलब माइनस है। तो 3/4 के राइट में धनात्मक है और 3/4 के लेफ्ट में ऋणात्मक है। अब मैंने बता रखा अगर फलन मतलब dy/dx कैसे है माइनस के, तो समझ लिए फलन कैसा है ह्रासमान है। अगर dy/dx का मान अगर धनात्मक है तो समझ लीजिए वर्धमान है। अब यहाँ पे हमें वर्धमान ह्रासमान दोनों बिंदु हमें पता चल चुके हैं। लेकिन मान लीजिए पहले हम लिख रहे हैं वर्धमान वाले, वर्धमान अंतराल। तो वर्धमान अंतराल 3/4। अब धनात्मक उधर ही है, अब इधर कहां तक लगाए जाएंगे, यहां तक प्लस इन्फिनिटी तक कोई सामान लगा सकते हैं, इसलिए कॉमा लगा के प्लस इन्फिनिटी। मतलब 3/4 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये जो फलन दे रखा है ये वर्धमान फलन रहने वाला है। ठीक है, अब देखें अगर हम ह्रासमान के लिए, ह्रासमान तो ह्रासमान के लिए क्या है कि ह्रासमान जो है 3/4 से पीछे है और पीछे कहां तक इन्फिनिटी तक। कहां तक इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तक। तो आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 के बीच में अगर कोई सी संख्या अगर आप लगा के देखें तो dy/dx जो माइनस के निकल के आएंगे और माइनस के निकल के आएंगे तो क्या है फलन वर्ग, वो ह्रासमान है। और यही हमसे पूछ रखा था प्रश्न में कि किन बिंदुओं पर या किन अंतरालों पर फलन वर्धमान है और किन पर ये ह्रासमान है, वो हमने अभी पता कर लिया। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न। अब बाकी जो प्रश्न होंगे वो उसी तरह से चलते चले जाएंगे। देखिए यहां दे रखा है अंतराल याद कीजिए जिन पर f(x) बराबर 2x³ - 3x² - 36x + 7 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है
और बी निरंतर ह्रासमान है, वो बिंदु हमें क्या करने हैं, पता करने हैं। तो मैंने जो बता रखा है उसी तरह से करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे हम, लिखेंगे यहाँ पे हम एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। ठीक है, अब इसका क्या कर लेंगे, एफ एक्स को हटाना चाहो तो हटा दो, अगर ना हटाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन हटा देंगे तो ये है सवाल तो बिल्कुल सिंपल तरीके से नजर आएगा। तो y बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष क्या कर लेंगे, इसका अवकलन कर लेंगे। तो अवकलन जब करेंगे तो जो y का अवकलन है वो तो हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पे जब करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर देंगे, मतलब 2 को बाहर कर देंगे, और x³ का अवकलन कितना हो जाएगा 3x², पता होगा ना, माइनस किससे किया है हमने, x की पावर n से। अब कांस्टेंट यहाँ पे 3 है, 3 को बाहर कर देंगे, यहाँ पे x² का अवकलन 2x, x की पावर n से, माइनस 36 और x का अवकलन 1 और 7 का अवकलन 0। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12x, सॉरी 2 3 6x² माइनस 6x और माइनस के 36, ये हमारे पास निकल के आया है dy/dx। अब मैंने अभी बताया था कि हम उस बिंदु को पता करेंगे जिन पर फलन ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। उसके लिए क्या करेंगे, माना dy/dx किसके बराबर मान लेंगे, 0। तो 6x² माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो वैल्यू, इसमें 6 को कॉमन ले लो यहाँ से, क्योंकि उनका कोई भी काम यहाँ पर नहीं। तो x² माइनस x और माइनस के 6 बराबर 0, 6 को इसमें कर देंगे 0 में, तो x² माइनस x और माइनस 6 बराबर 0। अब आपको साफ दिख रहा होगा, ये दे रखा है हमें द्विघात समीकरण। क्या दे रखा है हमें, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को क्या कर लेंगे हम, हल कर लेंगे। तो द्विघात समीकरण जब हल करेंगे तो x² माइनस 3 माइनस कितने बनेंगे, यहाँ पर 2, 3 माइनस 2, ठीक है, ये द्विघात समीकरण दे रखा है हमें, तो द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे। 3x बाहर माइनस, अंदर का निशान चेंज कर देंगे, माइनस माइनस प्लस। अब यहां से कॉमन क्या मिल जाएगा हमें, x माइनस 3, और यहां से कॉमन मिलेंगे तुम्हें 2 का भाग पूरे में चला जाएगा, तो x 2 3 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन मिलेगा तुम्हें x माइनस 3, ठीक है। अब बचे कितने, यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, और दो संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर है 0 के। अगर दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 के बराबर है तो वो अलग अलग संख्याएं भी 0 के बराबर होगी। x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। मतलब x बराबर 3 वो बिंदु है जहां पर ना तो फलन वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर माइनस 2। एक और बिंदु है यहाँ पर ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है फलन, वो है हमारा x बराबर माइनस के 2। लेकिन हमें चाहिए कि फलन वर्धमान किन पर है और फलन ह्रासमान कौन से अंतरालों पर, वो चाहिए। तो क्या बताया था मैंने, सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए एक संख्या रेखा बना लेंगे, ठीक है। ये संख्या रेखा बना रखी है हमने, 0 1 2 3 4 5 -1। अब वो पॉइंट
देखिए जिन पर फलन ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है, वो है 3 और एक है -2। तो 3 देख लेंगे, एक तो ये पॉइंट है और -2 ये वाला पॉइंट है। तो इसके लेफ्ट राइट में हम चेक कर लेंगे क्या फलन कहां पर वर्धमान है और कहां पर ह्रासमान है। ठीक है, तो देखिए और ये जो बिंदु होंगे वो लगाने हमें कहां पर होंगे, यहाँ पर हमने सिंगल बार अवकलन किया है वहां पर, मतलब यहाँ पर लगाना चाहें तो यहाँ पर लगा के चेक कर लें, अगर यहाँ पर लगाना चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, आसान है कि यहाँ पर लगा लेंगे। अब इसके लेफ्ट राइट में चेक करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट राइट में, इसके भी लेफ्ट राइट में हम चेक कर लेंगे। मान लो लेफ्ट में मान लो -3 लगाए मैंने, -3 -3 लगाएंगे तो -3 का स्क्वायर कर लेंगे, और -3 का जब स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, तो -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9। ठीक है, +9 और यहाँ पे x -3, एक माइनस पहले से दे रखा है और एक माइनस वो -3, तो यहाँ पर -9 और +9 और +3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर +12, और 12 में से जब 6 करेंगे, -6 जब कम करेंगे तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे जो मान निकल के आने वाला है वो कैसा निकल के आने वाला है, प्लस का निकल के आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम x पे -3 लगाते हैं तब, अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ तक तो फलन माइनस में है, तो माइनस में तो मतलब क्या है, यहाँ तक वर्ग वो ह्रासमान है, यहाँ तक इसमें जो बिंदु निकल के आ रहे हैं वो कैसे हैं, यहाँ तक ऋणात्मक है इससे। ठीक है, इधर आगे का मान लगा के देख ले, मान लो 0 ही लगा के हम चेक कर लें, जब 0 लगाएंगे तो ये भी 0 ये भी 0 और बचेंगे कितने, यहाँ पे -6, माइनस है मतलब ऋणात्मक है, अगर ऋणात्मक है तो इधर भी ऋणात्मक चल रहा है, मतलब फलन, अभी फलन नहीं, ऋणात्मक। ठीक है, अब इससे आगे हम चेक कर लेंगे, मान लीजिए हम 4 लगा के चेक कर ले रहे हैं, जब 4 लगाएंगे यहाँ पे तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 -4 x गया और -6। अभी आप देखेंगे जो आंसर है वो किसका रहने वाला है, प्लस का, मतलब इससे आगे की अगर हम बात करें तो रहने वाले हैं धनात्मक। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि -2 के अगर लेफ्ट में देखेंगे तो ऋणात्मक है, ऋणात्मक है मतलब ह्रासमान है, -2 के अगर राइट में देखेंगे तब भी ऋणात्मक है मतलब ह्रासमान है, मतलब ह्रासमान वाले हमारे पास 2 अंतराल बने, कितने अंतराल बने, 2। कितने अंतराल वाले हैं, 2 लिख लेंगे हम। अब पीछे हम कहां तक जाएंगे, -∞ तक, और -∞ से कहां तक जाएंगे, -3 तक। अब आगे -3 से हम कहां तक जाएंगे, 3 तक। इनके बीच में फलन कैसा है, ये ह्रासमान है। ठीक है, वर्धमान, अब वर्धमान कहां पर है, 3 से लेकर +∞ तक। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, कोई फलन अगर हमें दे रखा है उसके अगर हमें अंतराल निकालने तो अंतराल निकाल सकते हैं। सबसे पहले अवकलन करेंगे, dy/dx को 0 कर लेंगे और 0 करने के बाद वो अंतराल अपने आप निकल आएंगे संख्या रेखा की सहायता से। ठीक है, अगर आगे देखें तो आगे जो प्रश्न दे रखे हैं इसी तरह से 6 नंबर में ये बाकी सारे प्रश्न होंगे उसी तरह से हो जाएंगे। ठीक है, देख लो, ठीक है, ये प्रश्न दे रखे हैं सेम अभी जो मैंने कराया है उसी की तरह से, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें से एक प्रश्न मैं हल करा दे रहा हूं, या मैंने बाकी प्रश्न जो हल करा दिए उसी की तरह सेम टू सेम या सेम उसी की तरह प्रश्न करने हैं, लेकिन एक करा दे रहा हूं इसमें से। ठीक है, बाकी सब अपने आप कर लेना उससे। देखो इसमें करा दे रहा हूं ये लास्ट वाला। ठीक है, बी, f(x) बराबर, इसमें बराबर का चिन्ह लगा लेना, इसमें f(x) बराबर 10 - 6x - 2x²। ढूंढना क्या है, वही अंतराल ढूंढने हैं तुम्हें यहाँ पर। तो जब अंतराल ढूंढने होंगे तो क्या कर लेंगे, इसका अवकलन कर लेंगे हम।
अवकलन एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, या वाई लिखना चाहें तो वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब अवकलन करेंगे 10 का अवकलन 0 कर देंगे, और 6x का अवकलन कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, और -2 बाहर, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 दूनी 4x। अब वही करेंगे यहाँ पर, माना एफ डैश एक्स बराबर 0, तो -6 माइनस 4x बराबर का आएगा 0। अगर यहाँ पर -4x अगर हम देखें तो -4x बराबर 6 आने वाले हैं, इधर जाएंगे तो 4x बराबर -6, तो x बराबर अगर देंगे -6/4, इसे काट लेंगे तो -3/2, मतलब 1.5 माइनस के। अगर मालूम ना पड़े संख्या रेखा पर तब, मतलब x बराबर -3/2 वो बिंदु है जहां पर फलन ना तो ये वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। इसी के लेफ्ट राइट में हम चेक कर लेंगे, और जब लेफ्ट राइट में चेक करेंगे तो सबसे पहले बनाएंगे हम संख्या रेखा। अब -3/2 कहाँ होंगे, तो -3 मतलब 1.5, मतलब 1 और 2 के बीच में, वो भी माइनस में 1 और 2 के बीच में। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर है -3/2। अब इसी के लेफ्ट में चेक कर लेंगे और इसी के राइट में चेक कर लेंगे। मान लीजिए मैं लगा के देख रहा हूँ यहाँ पर -3, अब -3 यहाँ पर लगाएंगे, सिंगल बार अवकलन है वहीं पर, ठीक है। तो 3 लगा के देख लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और 4 है 12, 12 में से 6 कम कर देंगे, -6 ना। यहाँ पे जब लगाएंगे यहाँ पे तो -6 और प्लस के कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12, तो प्लस मतलब धनात्मक, तो इधर तो रहने वाला है कैसा धनात्मक, और धनात्मक है तो क्या है वर्धमान, ठीक है। इससे आगे का मान लगा के देख लेंगे 2, जब 2 लगा के देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और जब 2 लगा के देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे -6 और -4, और 2 लगा के देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर वैल्यू जो है टोटल काय में रहने वाली है माइनस में, और माइनस में अगर रहने वाली है मतलब ऋणात्मक, माइनस की है तो मतलब ऋणात्मक। तो अभी आपने देखा कि -3/2 के लेफ्ट में धनात्मक है, और -3/2 के आगे ऋणात्मक है, मतलब इधर तो फलन कैसा रहने वाला है बताओ वर्धमान। कैसे मालूम पड़ा वर्धमान है, तो सब मालूम है कैसे पड़ा कि अगर dy/dx अगर प्लस के हैं तो वो वर्धमान फलन है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3/2 के बीच में प्लस है, इसलिए वर्धमान है। नंबर 2 पे देखें अगर ह्रासमान, तो -3/2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये निकला है हमारे अंतराल जिन पर ये फलन वर्धमान है और ह्रासमान है। आगे के बचे हुए जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उन्हें आप खुद हल करके देखें, आप जितने प्रश्न अपने आप हल करेंगे समझ लिए वो कॉन्सेप्ट आप उतने ही अच्छे से आप समझ सकते हैं अपने आप ही, जितना अपने आप किसी भी चीज को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे अगली वाली वीडियो में बाकी बचे हुए जो प्रश्न हैं, तब तक जय हिंद।